चलो कल के क्लास में देख लो, वायु परिवहन तक हो गया था ना। एक बार रिवीजन कर लो वायु परिवहन का। पहले वायु परिवहन की शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ था? 1911। कहां से कहां तक चला था? इलाहाबाद से हल्दिया तक चला था। प्रथम पायलट का नाम JRD टाटा। कितना किलोमीटर चला था? 10 किलोमीटर तक का इलाहाबाद से नैनी तक चला था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किए थे? 1953 में किया गया था ना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी में एयर इंडिया आता है। कौन आएगा आपका? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली। और वर्तमान में एयर इंडिया जो है वो कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है? कौन सी कंपनी में है? टाटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एयर इंडिया का शुभंकर बताओ। महाराजा। और प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। ठीक है ना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1955 में। यह भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण है इसका काम क्या होता है? किसका देख रहे? हवाई अड्डों का। यान व्यान का मत बोलो, ठीक है। हवाई अड्डों की पूरी देख रेख मैनेजमेंट का काम किसका होता है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है? कितने हैं? 23। शेख अल आलम कहां है बताओ? गुरु रामदास अमृतसर। सरदार पटेल अहमदाबाद। BR अम्बेडकर नागपुर। छत्रपति शिवाजी दाबोलीम अन्ना चेन्नई। राजीव गांधी हैदराबाद। राजीव गांधी। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता वाला। गोपीनाथ गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। आधे लोगों को तो याद नहीं है भाई, आधे कुछ कुछ लोग ही पूरा बता रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर ग्वालियर में है। ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वाला दिल्ली में है। ठीक है ना। कैंपेगौड़ा कौन से राज्य में है? कर्नाटक। कई जगह के नाम पर है तो राज्य याद रखना है। जैसे कि दाबोलीमाला गोवा था, दाबोलीमाला। कोचीन केरल। तिरुचिल्ली तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु। इस टाइप के पूरे एयरपोर्ट याद रखना है। समझ आ पा रहा है? कल जल परिवहन भी स्टार्ट कर चुके थे। जल परिवहन में दो टाइप का जल परिवहन आता है। पहला बता दो, आंतरिक, दूसरा सामुद्रिक। आंतरिक जल परिवहन में क्या पढ़ा जाता है? आंतरिक जल परिवहन में पढ़ा जाता है राष्ट्रीय जल मार्ग। क्या पढ़ते हैं? नदी नहर को पढ़ो तुम लोग, ठीक। राष्ट्रीय जल मार्ग पढ़ते हैं। और सामुद्रिक वाले में बंदरगाह को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? और जो आंतरिक जल परिवहन किनके माध्यम से होता है बोलेंगे तो नदी नहर या झील, किसी भी माध्यम से हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक जो 1 है, जो पीछे है, ठीक है, कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया। कौन से नदी पर है? गंगा नदी। कितना किलोमीटर? 1620। सबसे लंबा क्या है? ये जल मार्ग है। और भारत का पहला जल मार्ग कौन सा था? NW1, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किए थे? 22 अक्टूबर 1986 में हुआ था। तो यहां तक कल पढ़ चुके हैं। लिखो कॉपी में। बना रहे नहीं बना रहे हो तो ठीक नहीं। ईमानदारी से लिख रहे हो कि नहीं लिखना है? जल्दी बताओ। यही लिखवाऊं क्लास में? क्लास में लिखवाऊं क्या? कौन यस सर बोला? हाथ उठाओ पहले। हाँ, किसको क्लास में लिखना है? वाह देख लो, ज्यादा लोग बोलेंगे तो क्लास में भी लिखा सकते हैं क्या, घर में यदि नहीं लिखोगे तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसी मजाक कर रहा हूं, ठीक नहीं। यही देखो, अभी तक जो जितना अभी लगभग 16-17 क्लास है लगभग, नहीं है आ रहा समझ में? और इतने ही पढ़ने में महीना भर लग जाता था। पहले अपन ऐसे लिखते थे ना, तो लगभग महीना 1.5 महीना
भूगोल चल जाता। अभी देखना जितना जल्दी खत्म होगा, आपको कल रिवीजन करना है अच्छे से, और कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है जितना हो सके, रिवीजन करते जाओ, याद करना है। मतलब मेन टारगेट क्या करना है, याद करना है केवल। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? अगर लिखने का मन नहीं है तो उसका भी एक रास्ता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जितना भी शुरू से लेकर अभी तक जितना भी क्लास में अपन किए हैं, उसका अगर बुक चाहिए रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? बुक का रेट क्या होगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है ना? मतलब जो जैसे अपन क्लास में जो देख रहे हैं लगातार, वैसे ही क्रम से आपका रहेगा, ठीक है ना? तो जिन लोग नोट्स नहीं बनाए होंगे उन लोगों के लिए है ये, ठीक है ना? जिन लोग लिख लिए होंगे उन लोग मत, कुछ नहीं लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं और नोट्स कैसे बना है क्या है, जो आपको पीडीएफ भेजता हूँ ना, वही सेम चीज आपका बुक के फॉर्म में मिलेगा, सेम टू सेम। तो किसी को चाहिए रहेगा तो बता देना, फिर उसके नाम से बुक आ जाएगा, ठीक? आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़े। चलो NW2 देख लो। चलो NW1 तक क्लियर है ना सबका? NW2 जो है, इसका हम बात करें तो ध्यान देना सब लोग। NW2 जो है कौन सी स्टेट में आपको देखने मिलेगा, यहां पर आप नक्शा में देख सकते हो, ये आपका असम राज्य है। कौन सा राज्य है? तो ये जो असम में आपका मुख्य रूप से हम बात करेंगे सदिया से लेकर, कहां से लेकर? सदिया से लेकर धुबरी तक, ये आपका जल मार्ग है। सदिया से लेकर कहां तक? धुबरी तक। कौन से नदी पर है बोलेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि इधर से कौन सा नदी गुजरता है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका NW2। NW2 किस नदी पर है बोलेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां से कहां तक है तो ये क्या बताओगे? सदिया से लेकर, कहां से लेकर? सदिया से लेकर कहां तक? धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक का मार्ग आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? और ये सबसे लंबा तो NW1 था। सेकेंड नंबर पर दूसरा सबसे लंबा जल मार्ग बोलेगा तो NW2 आपको याद रखना है। आ रहा समझ में? बस इतना ही क्वेश्चन आता है NW2 से। क्या क्या पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 2 किस राज्य में बोलेगा तो असम। कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको मिल जाएगा। और लंबाई के हिसाब से दूसरा सबसे लंबा जल मार्ग है। तो जल मार्ग में दो ही इंपॉर्टेंट है, NW1 और NW2, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं दोनों से ही बस बनता है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं बनेगा वहां से। अगर नेशनल वाटरवे का मेन क्वेश्चन देखेंगे तो NW1 और 2 को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन दोनों में से बन जाएगा। समझ आ रहा है? कुल कितना ठो राष्ट्रीय जल मार्ग है? 6 जल मार्ग है। कितना है? 6। तो सबको समझेंगे। सेकंड नंबर हो गया हमारा। चलो NW3 देखते हैं, ये कौन से स्टेट में मिलेगा। तो NW3 जो मिलेगा आपको केरल में। कहां मिलेगा आपका? केरल में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। NW3 राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 3 कौन से स्टेट में है बता दो? केरल में। ये मुख्य रूप से कोई नदी पे नहीं है, ये नहर में है। किस में है बता दो? नहर। जैसे पानी जो छोड़ते हैं ना नहर में, तो उसी नहर में आपका आवागमन भी होता है वहां, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं उद्योग मंडल नहर। कौन सा नहर बोलते हैं? उद्योग मंडल नहर पे है। और कहां से कहां तक है तो अपन बताएंगे कोल्लम से। कहां से चालू होता है? कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से क्या बताओगे? कोट्टापुरम। तो ये बस याद रखना है। NW3 जो मुख्य रूप से किस राज्य में बता दो जल्दी से? केरल में। NW3 कौन सा राज्य है? कहां से कहां तक? कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम। कौन से नहर पर है? उद्योग मंडल नहर। कौन सा नहर? उद्योग मंडल नहर याद रखना है। क्लियर है? NW2 कौन सा राज्य में? असम में। कौन से नदी पर? ब्रह्मपुत्र। कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी। ठीक है। NW3 कौन सा राज्य? केरल। कौन सा नहर? कहां से कहां तक? कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं NW4। क्या देखेंगे बता दो? चलो NW4 जो मिलेगा ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपको मिल जाएगा मुख्य रूप से कौन सा जल मार्ग बोलेंगे तो NW4। कौन सी स्टेट में मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। और ये मुख्य रूप से कहां तक है? तो ये चालू होता है काकीनाडा से। कहां से चालू होगा?
काकीनाडा से चालू होगा, कहां तक आपका, मरक्कानम। कहां तक जाए बता दो, मरक्कानम। तो काकीनाडा से मरक्कानम तक मिलेगा, कौन सा नहर में है, बर्मिंघम नहर। कौन सा नहर, बर्मिंघम नहर, यहां से याद रखना है। आए समझ में। तो NW4 पूछेगा तो मात्र यही 3 चीज पता होना चाहिए, कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश, कौन से नहर में, बर्मिंघम नहर, कहां से कहां तक, काकीनाडा से मरक्कानम। कहां से कहां तक, काकीनाडा से मरक्कानम तक मिलेगा। ये समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो फिर से बताओ, NW1 कहां से कहां तक था, इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 सदिया से धुबरी। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से। और NW4 काकीनाडा से मरक्कानम। NW4 काकीनाडा से मरक्कानम तक होगा। समझ आ पा रहा है। बाकी आगे के जो 2 है उतना खास नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। बस नदी और कहां से कहां तक ये देख लो, समझ में आ रहा है। चलो ध्यान देना सब लोग यहाँ पास। चलो ये हमारा झारखंड राज्य है, कौन सा राज्य है, और ये कौन सा है, उड़ीसा। झारखंड और ये क्या है, उड़ीसा। बगल में पश्चिम बंगाल है, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहां पास देख लो, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलता है, कौन सा नदी, दामोदर भी निकलता है अपन ठीक है ना। और उड़ीसा तट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। तो इसी नदी पर आपका जल मार्ग है, ब्राह्मणी नदी पर। कौन सा नदी पर, तो ब्राह्मणी नदी कहां से निकलता है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता है। कौन सा नदी, ब्राह्मणी नदी, याद रखना। जो 2 राज्यों में बहता है, झारखंड और कहां बहेगा, उड़ीसा में। और इसी नदी पर आपका NW5 है। NW क्या है, 5। कहां से कहां तक बोलेंगे तो आपको टिक लगाना है, तलचर से धमरा। क्या बताओगे, तलचर से धमरा आपको याद रखना है। बस क्लियर सबका, हाँ कि नहीं। तो NW5 किस नदी पर है, ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी, ब्राह्मणी नदी, हाँ है ना। क्लियर सबका, हाँ है ना। कहां से कहां तक है, तलचर से धमरा, तलचर से धमरा। बस इतना ही है। NW6 में देखो क्या पूछा जाएगा। NW6 जो है बराक नदी पर है, जो मणिपुर से निकलते हैं। यहां पास कौन सी स्टेट है, तो मणिपुर से इस प्रकार से जो नदी आता है, जो आगे चल के गंगा नदी मिलेगा। यहां पास कौन सी नदी आपको देखने मिलेगा, बराक नदी। कौन सा नदी, जो निकलता है मणिपुर से। कहां से निकलेगा, मणिपुर से निकलता है। उसी पर है आपका NW6। क्या बताओगे, NW6 कौन से नदी पर है, बराक नदी। NW5 बोलेंगे तो ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी, और ये है आपका कहां से कहां तक, लखीपुर से भागा। क्या बताओगे, लखीपुर से भागा। बस याद रखना कहां से कहां तक है। चलो फिर से बता दो, NW5 कौन सा नदी, और NW6 बराक नदी। NW6 आपका, NW5 कहां से कहां तक, तलचर से धमरा। क्या बताओगे, तलचर से धमरा। और NW6 बोलेंगे तो लखीपुर से भागा। लखीपुर से कहां से, कौन कौन सी स्टेट में उतना क्वेश्चन नहीं आता, बस नदी याद रखना और कहां से कहां तक है ये आपको पूछेगा। और पूरे 6 में से 2 एकदम इंपॉर्टेंट, कौन सा एकदम रट लेना है, 1 और 2 को। किसको याद करना है, 1 और 2 से ही मेन क्वेश्चन देगा। आए समझ में यहां तक, हाँ है ना। चलो एक साथ पूरा लाइन से बताएंगे। NW1 कौन से नदी पर, गंगा नदी। NW2 ब्रह्मपुत्र, कौन ब्राह्मणी बोला, NW2 ब्रह्मपुत्र। NW3 नहर पे है, कौन सा नहर, उद्योग मंडल। NW4 बर्मिंघम नहर, कौन सा नहर, NW5 ब्राह्मणी नदी। और NW6 इसमें सबसे लंबा NW1 जो कहां से कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया। बाकी डिटेल तो देख चुके हैं, समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। आगे बढ़े। चलो तो यहां तक हमारा हो गया आंतरिक जल परिवहन। कौन सा टॉपिक खत्म, आंतरिक जल परिवहन। अब पढ़ेंगे सामुद्रिक वाला। क्या देखते हैं, चलो देखो ध्यान से। चलो सामुद्रिक जो जल परिवहन है इसके बारे में देख लो, क्या क्या आपको याद रखना है। सामुद्रिक जल परिवहन का काम यह होता है कि किसी एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, वो भी बंदरगाहों के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो बंदरगाहों के माध्यम से कोई एक देश जब दूसरे देशों से जुड़ जाता है तो यह किस परिवहन में आता है, तो सामुद्रिक जल परिवहन में। किस में आएगा, सामुद्रिक जल परिवहन में आता है।
जिसके अंतर्गत बड़े बंदरगाह भी आ सकते हैं और छोटे बंदरगाह भी आते हैं। छोटे बंदरगाह से भी आना जाना चलते रहता है, क्या हर चीज बड़े बंदरगाह से नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े बंदरगाह ऐसे होते हैं जहां से ज्यादा आना जाना चलता है, छोटे बंदरगाह से थोड़ा थोड़ा चीज इधर उधर से जाता है विदेशों में। तो बड़े बंदरगाह भी देश में और छोटे बंदरगाह भी है। बड़े बंदरगाह 200 से अधिक है हमारे यहाँ भारत के अंदर, सॉरी छोटे बंदरगाह 200 से अधिक है। और बड़े बंदरगाह मात्र कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह, जिसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ रहा है? बड़े बंदरगाह पर पूरा नियंत्रण करता है केंद्र सरकार। कौन करता है? क्योंकि ये केंद्र सूची में आता है। किस में आता है? केंद्र सूची, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो बड़े बंदरगाह किस सूची में आता है? केंद्र सूची, जिसके आधार पर बड़े बंदरगाह पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? क्योंकि विदेशी मामले जो होता है, विदेशी मामले जो विषय होता है संविधान में, वो केंद्र सरकार को दिया गया है। और बंदरगाह से क्या होता है? विदेशों से जुड़ना होता है। आया बात समझ में? और छोटे बंदरगाह आते हैं समवर्ती सूची में। किसमें आते हैं? जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है उस पर। समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों अगर एक साथ कानून बना दिए समवर्ती सूची के विषय में या छोटे बंदरगाह के विषय में, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। किसका मान्य होता है? केंद्र सरकार। लेकिन समवर्ती सूची का मतलब क्या है? कि अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, या दोनों मिल के भी कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ कानून वगैरह निर्माण कर सकते हैं, या अन्य कुछ भी कार्य कर सकते हैं दोनों मिलकर। क्योंकि छोटे बंदरगाह किसमें आता है? समवर्ती सूची। और बड़े बंदरगाह केंद्र सूची। बड़े बंदरगाह किसमें आएगा? केंद्र सूची में आएगा। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? तो सामुद्रिक जल परिवहन क्या होता है समझ गए? एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए जो परिवहन बनाया गया है समुद्रों में, उसको क्या बोलेंगे? सामुद्रिक जल परिवहन। जो बंदरगाह से बंदरगाह तक जुड़ेगा, है ना? बड़े बंदरगाह किसमें आएगा बता दो? केंद्र सूची। और छोटे बंदरगाह, हमारे देश में बड़े बंदरगाह की कुल संख्या 13। तो वही बड़े बंदरगाह आपको समझना है कि क्या क्या नाम से है, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देंगे सब लोग इधर। चलो बताते जाना जिनको पता रहेगा। चलो, गुजरात में जो बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह, जिसमें से इसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। तो क्वेश्चन देखो, पहले अपन क्या समझ रहे हैं कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में है, फिर उन्हीं बंदरगाहों की थोड़ा विशेषता भी देखेंगे कि कहां कहां इन लोग है और कौन कौन सी खास खास बातें हैं, उसको समझना है। क्लियर है सबका? चलो, तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र राज्य में एक तो हमको मिलेगा मुंबई बंदरगाह। क्या मिलता है? मुंबई बंदरगाह। दूसरा क्या मिलेगा? नाहवा शोवा। नाहवा शोवा बंदरगाह। आ रहा समझ में? तो फिर से बता दो, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? गुजरात में कांडला। महाराष्ट्र में मुंबई और नाहवा शोवा। महाराष्ट्र में मुंबई और नाहवा शोवा। फिर एक गोवा है, गोवा में आपको मिलेगा बंदरगाह मारमा गोवा। क्या मिलता है? मारमा गोवा बंदरगाह। समझ आ रहा है? गोवा में कौन सा रहेगा? मारमा गोवा बंदरगाह। कर्नाटक में आपको मिलेगा न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या मिलता है? न्यू मंगलोर। आ रहा समझे? कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर। केरल में मिलेगा आपको कोचीन बंदरगाह। क्या मिलता है? कोचीन बंदरगाह। समझ आ पा रहा है? चलो फिर से नाम देखते हैं। तो सबसे ऊपर हम देखें ध्यान से, तो गुजरात में कौन सा बताओगे? कांडला। गुजरात में कांडला। महाराष्ट्र में मुंबई और नाहवा शोवा। महाराष्ट्र में मुंबई और नाहवा शोवा। गोवा में मारमा गोवा। गोवा में कर्नाटक में न्यू मंगलोर। कर्नाटक में न्यू मंगलोर। और केरल में कोचीन। केरल में कोचीन। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं अपन तमिलनाडु में। चलो, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। सबसे पहले यहां क्या आएगा? तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह आएगा? तूतीकोरिन। चलो, तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके ऊपर में चेन्नई बंदरगाह मिलेगा और उसके ऊपर में आपका एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह। क्लियर है सबका? चलो फिर से बता दो, तमिलनाडु में कौन कौन सा रहेगा? तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। फिर से बोलो, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। तीनों कौन से राज्य में है?
तमिलनाडु में। तो बंदरगाह सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में, 3 बड़े बंदरगाह यहाँ है। समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह तो आपका मुंबई वाला है। समझ में आ रहा है? लेकिन कौन से राज्य में ज्यादा बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह? तो तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। टोटल कितने बंदरगाह में से? 13 में से 3 आपको यही मिलेगा। समझ आ रहा है? चलो, इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे फेमस बंदरगाह है, अपने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होता है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्लियर सबका? कौन सा बंदरगाह बता दो? विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके ऊपर जाएंगे तो आपका है उड़ीसा। उड़ीसा मिलेगा पाराद्वीप बंदरगाह। क्या मिलता है? पाराद्वीप बंदरगाह। क्लियर सबका? चलो फिर से बताओ, तमिलनाडु में कौन सा है? तूतीकोरिन। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। फिर से बोलो, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में पाराद्वीप। उड़ीसा में, अब उसके ऊपर हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा स्टेट है? तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। क्या मिलता है? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। समझ आ रहा है? कौन सा बंदरगाह मिलेगा? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। दोनों अलग अलग बंदरगाह है, लेकिन एक साथ मिला के बोलते हैं इसको। समझ आ पा रहे हैं? तो अभी तक टोटल 12 बंदरगाह हुआ है। कितना हुआ है टोटल? लेकिन कितने हैं? 13। एक आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा इधर, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। समझ आ रहा है? कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह मिल जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? तो कुल भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। चलो लाइन से बताओ। अब क्या नाम बताते जाएंगे। सबसे पहला कांडला, सबसे पहला। दूसरा मुंबई। तीसरा नावाशोवा। तीसरा, चौथा मारमा गोवा। चौथा मारमा गोवा। पांचवा न्यू मंगलोर। छठवा कोचीन। छठवा, सातवा तूतीकोरिन। सातवा, आठवा चेन्नई। आठवा में, नौवा एन्नौर। नौवा में, 10वां विशाखापट्टनम। 10वां, 11वां पाराद्वीप। 11वां में, और 12वां में कोलकाता हल्दिया। 12वां में क्या आएगा? कोलकाता हल्दिया। और 13 नंबर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, 13 में कौन आएगा? पोर्ट ब्लेयर। क्लियर सबका? तो कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। एक बार बिना देखे बताना, मैं केवल स्टेट बोलूंगा, आप लोगों को बंदरगाह बताना है। ठीक है, चलो बताओ। महाराष्ट्र में बताओ। मुंबई और गुजरात में कांडला। ठीक। केरल में कोचीन। कर्नाटक में न्यू मंगलोर। इधर आंध्र प्रदेश में उड़ीसा पारादीप। तमिलनाडु नीचे से जैसे लिखे थे, क्या है? तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। समझ आ पा रहा है? तो ये हमारे बंदरगाहों के नाम हो गए। अब एक एक बंदरगाह की विशेषता समझते जाते हैं। तो सबसे पहले अपन चालू करेंगे कांडला बंदरगाह से। कहां चालू करते हैं? तो ये जो कांडला बंदरगाह है, मुख्य रूप से हम देखें तो ये आपको कहां पास मिलेगा? कांडला बंदरगाह देखेंगे तो कांडला बंदरगाह ये हमारे, ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? तो इसी कच्छ की खाड़ी वाले एरिया में बंदरगाह है। समझ आ पा रहा है? कच्छ की खाड़ी में जो बंदरगाह है, इसी को हम बोलते हैं कांडला बंदरगाह। क्या बोलते हैं बता दो? तो कांडला बंदरगाह कौन सी खाड़ी पर है? कच्छ की खाड़ी। कौन सा राज्य बोलेंगे? तो गुजरात। यहां से विदेशों से हर एक सामान को लाया जाता है, भेजा नहीं जाता कभी भी। समझ में आ रहा है? तो जितना भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ है, जितना भी हमारा रासायनिक पदार्थ हैं, जितने खेतों के लिए जो उर्वरक आते हैं, वो सब विदेशों से मंगाया जाता है। पेट्रोलियम जो क्षेत्र है आपका, अरबियन कंट्री होते हैं, अरब कंट्री। तो अरब कंट्री हमारे पश्चिम तरफ है। तो पूरा पेट्रोलियम पदार्थ, क्योंकि भारत में जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं, उसमें लगभग जितना खपत हमारे देश में, उसका 1 से 1.5% ही, या 1 से 2% मात्र पूर्ति कर सकते हैं। कितना? ठीक है ना, मतलब वही 1% के आसपास। पूरा 99% जो है पेट्रोलियम बाहर से आता है। समझ आ रहा है? तो भारत में सबसे ज्यादा किस चीज का आयात किया जाता है? तो पेट्रोलियम का। किसका करते हैं?
और पूरा पेट्रोलियम आता है कांडला बंदरगाह से अधिकतम। कौन से बंदरगाह से? कांडला बंदरगाह से पूरा पेट्रोलियम पदार्थ को लाया जाता है। तो लाने के हिसाब से, लाना को अपन बोलते हैं आयात। क्या बोलते हैं? आयात। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया आयात बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? किस प्रकार के पदार्थों को लाया जाता है? पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक जो हमारे देश में कम बनते हैं वो विदेशों से आते हैं। पूरा समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आयात बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और किस चीज का आयात होता है अधिकतम? देखो पेट्रोलियम भी रासायनिक पदार्थ ही है, इसलिए इसको बोलते हैं रासायनिक बंदरगाह। क्या बोलेंगे? रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी इसको जानेंगे। समझ आ रहा है? तो दो नाम ये मिल गया। पहला क्या नाम बता दो? आयात बंदरगाह, दूसरा रासायनिक बंदरगाह। और अब इसको किसी विशेष हम नाम देखेंगे, इसी को बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या बोलेंगे? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो गुजरात वाले से, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, इतना चीज पूछता है, आ जाएगा सबका। तो कांडला बंदरगाह कौन सी खाड़ी पर है बता दो? कच्छ की खाड़ी। कौन से राज्य में है? गुजरात। मुख्य रूप से क्या होता है यहाँ? आयात का काम। किस प्रकार के सामानों का आयात करेंगे? पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? आयात बंदरगाह और रासायनिक बंदरगाह। लेकिन व्यक्ति विशेष के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह बोलते हैं इसको। जो बोर्ड लगा होगा दीनदयाल उपाध्याय के नाम से लगेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो ये हो गया हमारा कांडला बंदरगाह। कांडला के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा मुंबई। क्या मिलेगा? तो अब देखते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो मुंबई बंदरगाह आपका एकदम, मुंबई एकदम किनारे में ही है आपका, ठीक है ना। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में देख लो क्या क्या आपको याद रखना है। पहला चीज तो आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेट में है ये? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में है? और ये बंदरगाह है आपका प्राकृतिक वाला। कौन सा होता है? प्राकृतिक का मतलब जैसे कि पहाड़ या कुछ ऐसा क्षेत्र में बंदरगाह बनाने के लिए मेन ये होता है कि समुद्र की लहरों को काटने के लिए, समुद्र की लहरों को काटने के लिए या शांत करने के लिए या तो पहाड़ होने चाहिए आसपास, है ना, या तो कृत्रिम रूप से पहाड़ का रूप का कुछ तैयार किया जाता है, ताकि जैसे नाव वगैरह जब आई इस प्रकार से, जैसे मान लो पानी का लहर है, मान लो पानी का क्या है? लहर। तो पानी के लहरों को काटने के लिए इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। समझ आ पा रहा है ना? इस प्रकार का कुछ क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर, ताकि जहां पानी का लहर कम होगा वहां जहाज आके ठहरता है फिर। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर मान लो कि पहाड़ों के रूप में पहले से है, तो प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन अगर हम इसको खुद से निर्माण करवाते हैं तो वो कहलाएगा कृत्रिम बंदरगाह। क्या कहलाता है? तो कृत्रिम बंदरगाह भी देखेंगे कौन कौन सा होगा। फिलहाल तो ये जो है वो कौन सा बंदरगाह है बता दो? प्राकृतिक। और प्राकृतिक में सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक में सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। और सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे ज्यादा क्या बता दो? व्यापार किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई बंदरगाह से होगा। किससे होगा? आपका मुंबई बंदरगाह। क्लियर है सबका यहाँ तक? हाँ कि नहीं? तो मुंबई बंदरगाह में क्या क्या पूछेगा? सबसे पहले क्या बताओगे? कौन से राज्य में है? किस टाइप का है? प्राकृतिक। प्राकृतिक में सबसे बड़ा बोलेंगे तो मुंबई बंदरगाह। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से की जाती है? मुंबई बंदरगाह से करते हैं। आ रहा समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े, चलो फिर से बता दो। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में? नाम बताओ, तीन नाम है उसका। पहला आयात, दूसरा रासायनिक, और तीसरा दीनदयाल उपाध्याय। आ रहा समझ में? मुंबई बंदरगाह की विशेषता में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह एग्जाम में ज्यादा पूछता है। और सबसे ज्यादा व्यापार देश में किस बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से होगा। अब देखो ज्यादा यहाँ व्यापार हो रहा है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा यहाँ। तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए इसका एक सहायक बंदरगाह नीचे में है वहीं पास, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ये प्राकृतिक वाला है, कृत्रिम रूप से जो बनाया गया है उसी के जस्ट नीचे, जिसका नाम है नाहवा शोवा। क्या नाम है? तो नाहवा शोवा बंदरगाह भी हमको मिलेगा कहाँ बता दो? महाराष्ट्र में ही मिलेगा। ऊपर में मुंबई बंदरगाह है, नीचे में क्या मिलेगा? नाहवा शोवा। तो नाहवा शोवा जो बंदरगाह है ये भी कौन से स्टेट में है आपका बता दो? महाराष्ट्र में मिलेगा। दूसरा खास बात, इसका नाम है JL नेहरू बंदरगाह। क्या बोलते हैं?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय किसका नाम है? कांडला। और जेएल नेहरू नाहवा शोवा। और ये जो है एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? क्योंकि इसको बनाया गया है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। मुंबई बंदरगाह का जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए क्या तैयार किया गया है? नाहवा शोवा बंदरगाह को बनाया गया है। तो ये कृत्रिम बंदरगाह है और कृत्रिम में भी सबसे बड़ा है। ये कृत्रिम में भी क्या है? सबसे बड़ा। देखो दोनों एकदम, प्राकृतिक में सबसे बड़ा मुंबई और कृत्रिम में सबसे बड़ा नाहवा शोवा। कृत्रिम में सबसे बड़ा और किसका सहायक है ये? मुंबई बंदरगाह का क्या है? ये सहायक बंदरगाह है। क्योंकि दोनों बंदरगाह से जो व्यापार होगा मेन मुंबई के नाम से ही जाना जाएगा। क्योंकि ये केवल क्या है, अगर यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, खड़े करने के लिए जगह नहीं है कुछ, तो उसको कहाँ भेजेंगे? नाहवा शोवा में। जब तक यहाँ से काम चल जा रहा तो ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा होने से जहाज यहाँ आएगा। क्लियर है सबका? तो नाहवा शोवा बंदरगाह पूछा जाता है किसका सहायक बंदरगाह है? जल्दी बताओ। मुंबई। क्या नाम है इसका? जेएल नेहरू। क्या नाम है? जेएल नेहरू। और कृत्रिम है कि प्राकृतिक? कृत्रिम में भी सबसे बड़ा और प्राकृतिक में मुंबई। प्राकृतिक में मुंबई। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले यहां देखो क्या नाम से था? कांडला। उसके बाद मुंबई, फिर नावा शोवा। अब आएंगे नीचे में है गोवा स्टेट। कौन सा है? तो गोवा में कौन सा बंदरगाह? मारमा गोवा। कौन सा मिलेगा? चलो, तो ये यहाँ पास आपको मिलेगा कौन सा बंदरगाह? मारमा गोवा। ठीक है। तो मारमा गोवा जो बंदरगाह है ये कौन से, क्योंकि यहाँ गोवा में दो नदी मुख्य रूप से बहता है, एक मांडवी नदी और एक जुआरी नदी। कौन कौन सा? मांडवी और जुआरी, दो नदी यहाँ बहता है। पहला कौन, क्या नाम बताया मैं? मांडवी। और दूसरा क्या होता है? जुआरी। तो ये दोनों नदी गोवा में प्रमुख रूप से बहती है। तो ये जो बंदरगाह है वो कौन से नदी के मुहाने पर है बोलेंगे तो? जुआरी नदी के। कौन सा नदी? जुआरी नदी का जो मुहाना, मुहाना का मतलब समुद्र में जहां पशु लोग मिलते हैं उसी को हम मुहाना बोलते हैं। तो ये जुआरी नदी का जो मुहाना है उसी पर ये विकसित है ये बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? मारमा गोवा। और गोवा से जितना भी लौह है इसका निकलता है इसी बंदरगाह के माध्यम से इसको भेजते हैं ईरान। कहाँ भेजते हैं? ईरान वगैरह निर्यात करते हैं। समझ आ पा रहा है? तो गोवा क्षेत्र से निकलने वाले जो भी लौह अयस्क को ईरान भेजा जाता है किस बंदरगाह के माध्यम से? मारमा गोवा बंदरगाह के माध्यम से भेजते हैं। आ रहा समझ में? हाँ है ना? कुछ गलत तो नहीं है? पहले जी लोग पढ़े हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो मारमा गोवा के बारे में क्लियर है सबका? चलो फिर से बताओ। सबसे पहले क्या था? कांडला। उसके बाद मुंबई, मुंबई के नीचे उसके बाद मारमा गोवा। क्या मिल जाएगा? आगे बढ़े। चलो, मारमा गोवा के नीचे आएगा कर्नाटक का कौन सा? न्यू मंगलौर। क्या मिलेगा? चलो देखते हैं न्यू मंगलौर के बारे में। तो न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है कौन से स्टेट में मिलेगा बता दो? कर्नाटक में। कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। और कर्नाटक में सबसे मेन आपका जो इधर आसपास जो खान है जिसको हम बोलते हैं कुंद्रेमुख। क्या बोलते हैं? कुंद्रेमुख से निकलता है लौह अयस्क। क्या निकलता है? कुंद्रेमुख से जो क्या निकलता है? लौह अयस्क। तो इस लौह अयस्क को कहाँ निर्यात करते हैं? तो एक तो भेजेंगे अरबियन कंट्री में, अरब देशों में। कहाँ भेजते हैं? अरब देशों में भेजेंगे। दूसरा भेजेंगे अफ्रीकी देशों में। कहाँ भेजते हैं? अफ्रीकी देशों में भेजा जाता है। ईरान कहाँ से भेजते हैं? मारमा गोवा से। और कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध लौह अयस्क का जो खान है कुंद्रेमुख वाला, यहां से जो भी लोहा निकलेगा उसको कहाँ भेजते हैं? इधर पूरा अरेबियन कंट्री है तो अरब देशों में भेजेंगे। साथ ही साथ नीचे अपन जाएंगे तो अफ्रीका, अफ्रीकन देश है। कौन सा देश है आपका? अफ्रीका महाद्वीप है, वहां के देशों में भेजा जाता है। समझ आ रहा है? तो ये बंदरगाह में बस वही खास बात है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कौन से राज्य में बताओ? और यहां से क्या चीज का निर्यात होता है? लौह अयस्क का। कहां कहां भेजते हैं? अफ्रीकी देशों में और अरब देशों में इसका क्या करते हैं? निर्यात। क्लियर है सबका? चलो नाम बताओ। सबसे पहला कांडला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा न्यू मंगलोर। पांचवा क्या आएगा? सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे बड़ा कृत्रिम, रासायनिक पदार्थों का आयात, ईरान को लौह अयस्क, अरेबियन कंट्री को
न्यू मंगलोर से, समझ आ रहा है। जेएल नेहरू बंदरगाह नाहवा सोआ, दीनदयाल उपाध्याय कांडला का, समझ आ पा रहा है। तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, पूरा मेन मेन क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि पूरे में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो इसके बाद हमारा क्या आएगा आपका केरल। कौन सा क्षेत्र आएगा? चलो केरल में देखेंगे। केरल में हमारा जो बंदरगाह का नाम क्या है बताओ यहाँ? कोचीन। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह। देख लो, मुख्य रूप से कोचीन बंदरगाह जो है ये मुख्य रूप से एक केरल राज्य में है, जिसको हम बोलते हैं लैगून बंदरगाह। क्या बोलते हैं? देखो लैगून क्या होता है उसको समझना है पहले। लैगून का मतलब क्या है ध्यान देना। जैसे कि मान लो ये हमारा स्थलीय क्षेत्र है मान के चलते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना दिया, और इधर पर समुद्र, इधर पर क्या मान लो समुद्र। तो समुद्र का पानी जब स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, कहां प्रवेश कर जाता है? स्थलीय क्षेत्र में से इस प्रकार से प्रवेश कर लेता है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, ये मार्ग क्या होता है, धीरे धीरे आसपास का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है, और छोटा सा मार्ग बचता है जो आने जाने के लिए होता है। बस समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का होगा क्या, अब यहां जो भी आएंगे बंदरगाह आना जाना चलते रहेगा, और यहीं आइट साइड में लोगों को खड़े करवा देंगे अपन। समझ आ रहा है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं? तो ये हमको देखने मिलता है केरल में। कहां मिलेगा? तो केरल में ये एक प्रकार का लैगून जो बना है, समुद्र का पानी का स्थलीय क्षेत्र में आना और ठहर जाना, और एक छोटा सा रास्ता रहेगा आने जाने के लिए, बाकी आपको लगेगा कि ये पूरा घिर चुका है सब तरफ से। आया समझ में? और ये ऐसा लगता है कि झील के रूप में दिखते रहता है। पानी क्या होता है, अंदर ही अंदर से आना जाना चलते रहता है, और ऊपर में पानी ठहरा हुआ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। तो इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? लैगून के नाम से जानते हैं। तो इसी लैगून में बंदरगाह बना दिए जो सबसे सेफ होता है एकदम, क्योंकि लहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा ज्यादा, है ना। तो ताकि अपन जहाजों को लंबे समय तक यहाँ खड़े कर सकते हैं। और जहाजों को लंबे समय तक खड़े करने का काम होता है कि जब भी उसमें कुछ काम आ जाता है, कुछ मरम्मत करना हो, कुछ नया जहाज का निर्माण करना हो, तो सब ऐसी जगह में किया जाता है। तो केरल में जो ये जो बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कोचीन, लैगून नहीं कोचीन बंदरगाह। तो ये एक प्रकार का लैगून बंदरगाह है, जिसको भारत का बोलते हैं सीप यार्ड। भारत का क्या बोलेंगे? कि भारत का सीप यार्ड कौन से बंदरगाह पर विकसित है? तो कोचीन बंदरगाह। सीप यार्ड में क्या होता है, तो जो भी पुराने जहाज हैं उसका मरम्मत किया जाता है और नए जहाजों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो उस जगह को बोलते हैं शिप यार्ड। यार्ड का मतलब ये होता है कि जो खाली पीली रखा उसको खड़े भी कर सकते हैं वहां। अगर कोई जहाज आना जाना नहीं कर रहा है तो बड़े बड़े जहाज को अपन यहाँ खड़े रख सकते हैं लंबे समय तक, तो उसको बोलते हैं शिप यार्ड। यार्ड मतलब जैसे देखियोगे रेलवे स्टेशन में भी यार्ड होता है। जैसे जैसे मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है, मतलब ये रेलवे स्टेशन है, इधर से मेन रेलगाड़ी का आना जाना चल रहा है, लेकिन कुछ मार्ग जो होता है रेलवे स्टेशन जो है उसके बगल तरफ भी जाके ऐसे आपके पट्टी रहते हैं जहां रेलगाड़ी लोग खड़े रहते हैं, बस वो दबाते रहता है गाड़ी वाड़ी। ठीक है, देखिए नहीं ऐसी कुछ भी वहां गाड़ी वाड़ी धोते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, तो इसको यार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यार्ड। तो वैसी जहाजों के लिए भी बनाया जाता है ना। तो जहाजों के लिए है तो उसको शिप यार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिप यार्ड। क्लियर है सबका? तो भारत का शिप यार्ड कौन से बंदरगाह पर है? कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोचीन। क्लियर है सबका? है ना। चलो बताओ, सबसे पहला कांडला, दूसरा तीसरा नाहवा सोवा, चौथा मारमा गोवा। समझ आ रहा है? छठवा नहीं, पांचवा होगा क्या? पांचवा में और छठवा में कोचीन। कोचीन के जस्ट ऊपर देखेंगे तो एक बंदरगाह जिसका नाम है कालीकट। ये छोटा बंदरगाह, लेकिन कौन सा बंदरगाह? कालीकट। ये छोटा बंदरगाह है, और इसी बंदरगाह से आया था वास्को डिगामा। कौन आया था? तो वास्को डिगामा किस बंदरगाह से आया था बोलेंगे तो कालीकट बंदरगाह से एंट्री किया था, है ना। और कब आया था? 1498 ईस्वी में। ईस्वी किसा पूर्व? ईस्वी है, ईस्वी नहीं। फिर से देख लो, 1498 ईस्वी में आया था। कालीकट बंदरगाह से कौन एंट्री किया था? वास्को डिगामा। तो बंदरगाह पढ़ रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन आता है बंदरगाह से। समझ आ रहा है। लेकिन ये बड़े बंदरगाह हम गिनेंगे क्या उसको? नहीं,
ये क्या है हमारा छोटा बंदरगाह है, तो उसको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े, चलो। अब इसके बाद देख लो, हम आज देखेंगे कौन सा वाला, तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे पहले नीचे नीचे में क्या होगा, तूतीकोरिन। कौन सा बंदरगाह? चलो ये यहां पर देखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है इसका हम देखें ध्यान से, तो ये तमिलनाडु में है, और यहीं पास आपका एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलेंगे? मन्नार की खाड़ी। इसके बाद इधर श्रीलंका मिल जाएगा। आ रहा समझ में? है ना? तो ये हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह कौन से खाड़ी के समीप है, या कौन सी खाड़ी में भी बोल सकते हैं, तो मन्नार की खाड़ी में आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है ना? और इसका देखो यहां पर जो मन्नार की खाड़ी है, यहीं से आपका एक क्षेत्र गया था राम सेतु। क्या गया था आपका? अब राम सेतु यहां से गया है श्रीलंका तक। अब इधर से अगर आना जाना करेंगे भाई, राम सेतु जो ऐसा टप से कि इसके ऊपर आप चल सकते हो, समुद्र का जो ऐसा क्षेत्र है जो समुद्र में आप लंबी दूरी तक जा सकते हो, और चलते चलते जाओगे। आप तो अगल बगल गिरोगे तो पूरा गड्ढा में चले जाओगे, ठीक है, लेकिन एकदम सही तरीके से चलते रहोगे, अक्षय कुमार टाइप। तो आप जा सकते हो। अक्षय कुमार टाइप समझ गए ना? कौन सा पिक्चर आया था उसमें चल रहा था ना वो, तो इसी के ऊपर तो चल रहा था। समझ आ रहा है? लेकिन ऊपर में लगेगा, दूर से देखोगे तो पूरा पानी पानी दिखेगा, लेकिन पास जाके देखोगे तो स्थल का क्षेत्र दिखता है, और उसी के ऊपर लंबा चल सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं राम सेतु। है ना? तो यहां पर जैसे कि मान लो इस बंदरगाह का, इसी को बोलते हैं, जैसे इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है कि ज्यादा गहरा नहीं है और स्थल आगे है, तो इस ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं छिछला क्षेत्र। क्या बोलते हैं? छिछला। क्या बोलते हैं? छिछला के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पोताशय जो वाला जो इलाका है जहां लोग ठहरते हैं, जो बंदरगाह का जो जहाज जहां रुकता है, उसका जो तट जो है वो क्या है, एक प्रकार का छिछला है। इसलिए जहाज को 5 किलोमीटर दूर में खड़े करेंगे, बड़े बड़े जहाज को, ताकि इधर इधर लाएंगे तो नीचे जहाज के नीचे खिरिए तो टूट जाएगा। आ रहा समझ में? तो टूट जाएगा तो जहाज पूरा डूब जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना? तो जहाज को बचाने के लिए, बड़े बड़े जहाज को बचाने के लिए क्या करते हैं कि दूर कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर क्या करते हैं, जहाज को खड़े करते हैं, और छोटे छोटे जहाजों से उनके सामानों को लाना पड़ता है। क्योंकि कौन से बंदरगाह का जो पोताशय जो है वो जो क्या बता दो, छिछला है, तो क्या बताओगे? तूतीकोरिन। केवल किसके वजह से? राम सेतु के कारण। किसी कारण? अब पाकिस्तान वाले को पता नहीं था एक बार, अब उन लोग को इधर ही जाना था, जापान अपान, इधर जापान है ना, जापान है, चीन है, सब उधर है राइट साइड में अपने से, ठीक है। तो वो जो चले गए थे पाकिस्तान वाले, इधर से जो गए तो इधर ही बोले शॉर्टकट जाना है, तो इधर से निकल गए थे, और जहाज ही पूरा खत्म हो गया, ठीक है उनका। अब पढ़े रहते इधर राम सेतु था तो समझ में आता, समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान के कुछ जहाज जो था इधर ही से चले गए थे, और यहीं जाके उनका निचला जो तट है वो टूट गया था जहाज का। समझ आ पा रहा है? तो इधर से जब भी गति करेंगे तो बीच से जाना होता है क्या? नहीं, आपको नीचे इधर श्रीलंका के नीचे से पार होते हुए जाना पड़ता है। आया बात समझ में? हाँ है ना? और यहाँ पर देखो छोटे छोटे जहाज लगातार चलते रहते हैं, जैसे कि आप जाओगे गोवा में, गोवा मत जाओ, इधर धमतरी चले जाओ, ठीक नहीं, तो जहाज वगैरह चलते रहते हैं छोटे मोटे, तो छोटे मोटे जहाज के लगातार आना जाना करते रहते हैं। तो वहां क्या होगा, मछली वगैरह देखने हमें नहीं मिलेगा। मछली मछली जो भी पनपते हैं उन लोग मर मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए इसलिए इसको बोलते हैं मत्स्य पतन बंदरगाह। क्या बोलते हैं? मत्स्य पतन। मतलब यहाँ मछली वगैरह पाया जाएगा क्या? इस क्षेत्र में मछली वगैरह नहीं मिलता, लगातार आना जाना चलता है, जिसके कारण मछली वगैरह यहाँ नहीं देखने मिलता। तो इस बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया है? मत्स्य पतन बंदरगाह। क्या बोलते हैं? मत्स्य पतन बंदरगाह। क्लियर है तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो तूतीकोरिन कौन से राज्य में बताओ? तमिलनाडु। तूतीकोरिन कौन सी खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? इसका जो तल है पिछला है। बड़े बड़े जहाज कितने दूर में खड़े रहते हैं? लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोग रहेंगे, और यहाँ क्या नहीं पाया जाएगा? मछली। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? मत्स्य पतन बंदरगाह। किसे कहते हैं बोलेंगे तो तूतीकोरिन को बोलेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो, सबसे पहला नाम बताओ, दूसरा मुंबई, तीसरा नाहवा शोवा, चौथा, पांचवा न्यू मंगलौर, छठवा छठवा में, और सातवां तूतीकोरिन। सातवां में क्या आ जाएगा? तूतीकोरिन मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक सबका? सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक में,
और कृत्रिम में नाहवा सोवा। अफ्रीकन देशों को लौह अयस्क कहां से जाता है? न्यू मंगलोर से जाएगा ना। कोचीन में कहीं कोई चीज भेजते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि कोचीन में क्या है? शिप यार्ड। क्या है आपका? शिप यार्ड में क्या होगा? वहां जहाजों का निर्माण और मरम्मत का काम ज्यादा वहां चलता है। तो भारत का शिप यार्ड किस बंदरगाह में है? कोचीन बंदरगाह बताना है। क्लियर है तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हमारा क्या था बता दो। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के ऊपर में क्या मिलेगा? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह? चलो, चेन्नई बंदरगाह जो है इसके बारे में देखते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो चेन्नई बंदरगाह भी देख लो कौन से स्टेट में मिलेगा हमको? तमिलनाडु। और ये भारत का क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे ओल्ड। समझ आ पा रहा है? तो सबसे पुराना बंदरगाह देश में कौन सा है? चेन्नई। और ये आपका कृत्रिम बंदरगाह, इसको बनाया गया था कृत्रिम रूप से, अंग्रेजी शासनकाल में बहुत पहले बना था। समझ आ पा रहा है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह का नाम बताओ? चेन्नई। और प्राकृतिक है कि कृत्रिम? कृत्रिम। कृत्रिम में अभी तक एक ही जगह अपन देखी, इधर कौन सा? नावा शोवा। इसके बाद सीधा अपन क्या देख रहे हैं? चेन्नई। बाकी जो है वो सब प्राकृतिक वाला है। प्राकृतिक में सबसे बड़ा मुंबई वाला है, ठीक है। और इसको बोलते हैं खुला सागरी बंदरगाह। क्या बोलेंगे? खुला सागरी बंदरगाह का मतलब ये होता है जैसे कि बंदरगाह का सिचुएशन, ये बंदरगाह का जो स्ट्रक्चर कैसे टाइप का होना चाहिए, तो आप सीधा बताओगे कि इस टाइप का आपको पानी को काटने के लिए आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने के अलावा यहाँ पर दूर में कुछ ऐसा क्षेत्र डेवलप करेंगे जो समुद्र, या इसको हटा देते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर अपन जहाज को अंदर लाएंगे तो बहुत दूर तक ऐसा जो एरिया बना रहता है, बहुत दूर तक उन लोग गति करेंगे। मतलब यहाँ जैसे जहाज जैसे है तो यहाँ निकलेगा तो बहुत दूर गति, बहुत दूरी तय करने के बाद उनको पूरा समुद्र दिखेगा। क्या दिखा आपका? समुद्र। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बहुत दूर बाद निकलने के बाद उनको क्या दिखेगा? समुद्र का पूरा क्षेत्र दिखना होता है। समझ आ पा रहा है? तो लेकिन चेन्नई बंदर का ऐसा है, चेन्नई बंदर का क्वालिटी ये है कि हम लगभग थोड़ा दूर ही निकलते हैं तो पूरा समुद्र आ जाता है। क्या आ जाता है? समुद्र। तो इसको मतलब यहीं से खड़े होके आप, बंदर का इस टाइप का है कि जहाज खड़े रहते हैं बड़े बड़े और वहीं से पूरा समुद्र दिख रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं खुला सागरी बंदरगाह। क्या बोलेंगे? बाकी का बंदरगाह ऐसा नहीं होता, कुछ दूर जाने के बाद पूरा समुद्र का एरिया दिखेगा। लेकिन चेन्नई वाले में ऐसा है क्या? नहीं, जहां है वो वहीं से भी दिख जाएगा। इतना वो बंदरगाह का क्वालिटी होता है। समझ आ पा रहा है? इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? खुला सागरी बंदरगाह। मत्स्य पतन बंदरगाह किसको बोलेंगे? मत्स्य पतन में तूतीकोरिन, और खुला सागरी चेन्नई। खुला सागरी चेन्नई। तो ये उनके क्वालिटी के हिसाब से नाम रख देते हैं। आया से बात समझ में? हाँ कि नहीं? क्लियर है सबका? चलो एक और देख लो, लास्ट अपना जो तमिलनाडु वाला तक हो जाएगा। क्लियर है तक सबका? एक बार नाम बता दो। सबसे पहले क्या देखे? कांडला, उसके बाद फिर आगे, फिर न्यू मंगलौर, आगे कोचीन, यहां तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के आगे चेन्नई। एक और बचेगा यहाँ, कौन सा? एन्नौर। कौन सा? चलो एन्नौर बंदरगाह का देखो खास बात देखें तो कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु। ये भारत का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह था। भारत का पहला क्या बताएंगे? कंप्यूटरीकृत बंदरगाह में किसका नाम आता है? एन्नौर। और इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। और चेन्नई में ज्यादा ट्रैफिक जब हो जाता है तो उसको कहां भेजते हैं? एन्नौर में। तो ये चेन्नई की सहायक है। किसकी सहायक है? चेन्नई की सहायक बंदरगाह में माना जाता है। मुंबई का सहायक कौन है? मुंबई का सहायक नावाशोवा। वैसे चेन्नई का सहायक एन्नौर। चेन्नई का सहायक एन्नौर, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो देश का पहला कंप्यूटरीकृत बंदरगाह में किसका नाम? एन्नौर। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम में, कृत्रिम में नावा शोवा। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो, किसे आयात बंदरगाह बोलते हैं? कौन से पदार्थ का आयात होता है? भारत में सबसे ज्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह से। नाहवा शोवा का अन्य नाम जेएल नेहरू। और कांडला बंदरगाह का
दीनदयाल उपाध्याय। जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? मारमा गोवा। कुंद्रेमुख का लौह अयस्क किस बंदरगाह से अरब देशों में जाता है? न्यू मंगलौर। किससे जाएगा? भारत का शिप यार्ड किस बंदरगाह पर है? कोचीन बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो लैगून। क्या बताओगे? लैगून बंदरगाह। क्या बताएंगे? लैगून। कौन सा बंदरगाह मन्नार की खाड़ी पर है? तूतीकोरिन। क्या बताओगे? तूतीकोरिन का जो तट बहुत ही क्या है? छिछला, मतलब गहराई उसका कम है, जिसके कारण आवागमन करते हैं कि उसको पार नहीं कर सकते, लंबा दूरी तय करके फिर जाना पड़ता है, शॉर्टकट मिल नहीं पाता। क्लियर है सबका? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह। समझ आ पा रहा है? किसे खुला सागरी बंदरगाह कहते हैं? चेन्नई को ही। देश का पहला कंप्यूटरीकृत एन्नौर। एन्नौर कृत्रिम है कि प्राकृतिक? कृत्रिम में अभी तक 3 ठो देख चुके हैं। पहला नाहवा सोवा, दूसरा चेन्नई, और तीसरा एन्नौर। समझ आ पा रहा है? चलो इसके आगे बाकी हम देखेंगे कल विशाखापट्टनम बंदरगाह से। कहां से पढ़ेंगे? आ रहा समझ में?